हेलो बच्चों, मैं सत्येंद्र कुमार एजुकेशन मेरे चैनल एजुकेशन इंजन पर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम लोग कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे बल्कि वेक्टर के एप्लीकेशन के बारे में सीखेंगे। यानी हम लोग वेक्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था? तो हमने लास्ट क्लास में दो वेक्टर को जोड़ने के लिए सीखा था। ये दो डिफरेंट मेथड थे जिनके द्वारा हम लोग दो वेक्टर को जोड़ सकते हैं, यानी सम कर सकते हैं। और हमने सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर देखा था। आज उन कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे। अप्लाई करके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल मैंने एससी वर्मा का लिया है। पहला सवाल क्या होता है? एससी वर्मा का पहला सवाल है एससी वर्मा सर का कि दो वेक्टर दिया हुआ, वेक्टर ए है जो एक्स एक्सिस के साथ 20 डिग्री का एंगल बना रहा है, एक दूसरा वेक्टर बी है जो एक्स एक्सिस के साथ 110 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमसे पूछता है कि इन दोनों वेक्टर का, वेक्टर ए और वेक्टर बी का ये रिजल्टेंट क्या होगा। रिजल्टेंट मतलब क्या है? तो वेक्टर आर जो होगा इन दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी के सम के बराबर होगा। ठीक है, यानी हमसे पूछता है कि फाइंड आउट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर आर बराबर हम लोग जानते क्या होता है? तो दोनों वेक्टर के सम के बराबर होता है। अब वेक्टर आर को कैसे निकालेंगे, है ना, उसके मैग्नीट्यूड। तो दो नियम है, एक पैरेललोग्राम लॉ और एक ट्रायंगल रूल। हम लोग यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इससे हम इन दोनों साइड से पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो इसके पैरेलल एक वेक्टर हम इधर खींचेंगे, हमने एक वेक्टर बी खींचा, वेक्टर बी के पैरेलल, इसके पैरेलल और इसके पैरेलल यहाँ से एक वेक्टर हमने यहाँ ये वेक्टर ये खींचा। और इसके जो डायगोनल पास करेगा यही वेक्टर क्या होगा? तो वेक्टर आर होगा, जो किसके बराबर होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर, है कि नहीं? पैरेललोग्राम लाभ होता है कि दो वेक्टर से पहले पैरेललोग्राम बनाओ, उसके बाद जो इनके टेल को कोइंसाइड करते हैं वहां से जो डायगोनल खींचा जाएगा वही वेक्टर आर कहलाएगा। और ये वेक्टर आर इन दोनों वेक्टर के सम के बराबर होगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा? इनका मैग्नीट्यूड हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के बराबर होगा। यहाँ ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। ए का मैग्नीट्यूड 3 मीटर है और बी का 4 मीटर। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। तो 3 दिया 9, बी का स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू ए बी यानी 2 इंटू 3 इंटू 4 और कॉस थीटा। तो थीटा क्या होगा यहाँ पर? तो थीटा होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी का एंगल के बीच का एंगल। तो ये 20 डिग्री है, यहाँ से 110 डिग्री है। तो अगर 110 में 20 हटा देंगे तो इसका बीच का एंगल पता चल जाएगा। यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल पता कितना हो जाएगा? तो 110 डिग्री माइनस 20 जो कि 90 डिग्री के बराबर होगा, है कि नहीं? अभी वैल्यू रख देंगे तो 2ab cos 90 डिग्री का वैल्यू 90 डिग्री हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 और 9 25 हो जाएगा। cos 90 का वैल्यू 0 होता है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा? तो 25 का अंडर रूट 5, यानी कि रिजल्टेंट जो होगा इन दोनों वेक्टर का जो सम होगा वो 5 यूनिट के बराबर। या यूनिट यहाँ मीटर दिए हो तो 5 मीटर ले लेंगे, अगर कुछ ना दे तो 5 यूनिट लिखेंगे। ठीक है, अब मैं रिजल्टेंट तो निकल गया। अब इसका एंगल क्या होगा? तो मान लेते कि इससे एंगल वेक्टर ए से अल्फा एंगल बनाता है। ठीक है, तो tan अल्फा क्या होगा? फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं, नो दैट tan अल्फा जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो b sin थीटा, b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। तो b का वैल्यू हो गया कितना? 4 मीटर और साइन थीटा यानी साइन 90 डिग्री बाई ए का वैल्यू कितना हो गया? ए का वैल्यू हो गया 3, बी का वैल्यू हो गया 4 cos 90 डिग्री। तो tan अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ से tan अल्फा का हो जाएगा 4 sin 90 1 होता है तो 4/3 प्लस 4 cos 90 तो cos 90 0 हो जाएगी, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी हो गया ये 4/3। तो tan अल्फा का वैल्यू हो गया 4/3।
तो अल्फा बराबर क्या होता है, तो tan इनवर्स 4/3। इसका पूरा का वैल्यू tan 4/3 का वैल्यू होता है tan 53 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या है, अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, अल्फा बराबर हो जाएगा 53 डिग्री। ठीक है, अब चूंकि जो बुक में जो आंसर दिया गया है, अल्फा जो एक्स एक्सिस के साथ मेजर किया जा रहा है, वेक्टर आर का जो डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के साथ मेजर करेंगे तो कितना एंगल बनाएगा, ये 20 डिग्री प्लस ये 53 डिग्री, तो टोटल कितना हो जाएगा 73 डिग्री। यानी अल्फा बराबर क्या होगा, अगर देखा जाए एंगल वेक्टर आर का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनेगा, तो आर वेक्टर आर विल मेक कितना 53 प्लस 20 73 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। इस तरह से देखे जाए तो दो वेक्टर को हम लोग सम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, है कि नहीं। और हम लोग नेक्स्ट सवाल करेंगे, इसको नोट कर लीजिए प्लीज, कॉपी और पेन लेके बैठे ताकि आप तो बच्चों आपसे एक अनुरोध है कि प्लीज आप जब भी वीडियो देखिए तो कॉपी और पेन लेके बैठे ताकि आप साथ साथ प्रैक्टिस करें और ज्यादा से ज्यादा सीख सके, है ना। तो कोई भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए एक या दो प्रॉब्लम काफी होता है, तो अच्छे से सीखने से हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है कि दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी है, जिसका दोनों का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट दिया गया है, और एक जो वेक्टर ए है एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बनाता है, और वेक्टर बी है जो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बनाता है ना। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, तो 60 माइनस 30 यानी 30 डिग्री होगा इनके बीच का एंगल। ठीक है, अब हमसे पूछता है कि बताइए इसका रिजल्टेंट क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आर होता है वो किसके बराबर होता है, तो दोनों वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के सम के बराबर होता है ना। तो हमने क्या किया, वेक्टर ए और वेक्टर बी की मदद से एक पैरेललोग्राम बनाया, और जो डायगोनल होगा वो क्या देगा हमें, तो रिजल्टेंट वेक्टर आर देगा। अच्छा, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड अभी हम जानते हैं, नेक्स्ट लास्ट क्लास में हमने इसका फॉर्मूला डिराइव किया था, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, यहाँ थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है। अब वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, ए का वैल्यू 10 का स्क्वायर, बी का वैल्यू 10 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10 cos 30 डिग्री। अच्छा, इसको सॉल्व करके क्या हो जाएगा, 100 200 प्लस ये हो गया 200 cos 30 डिग्री। 200 अगर कॉमन ले तो अंदर बचेगा 1 प्लस cos 30 डिग्री। तो आंसर बुक में कुछ इस तरह से देता है, इसको सॉल्व कर लेंगे। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना है हम लोग को कि cos 2 थीटा क्या होता है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है ना। तो cos 2 cos का थीटा कितना हो जाएगा, तो ये इधर हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, है कि नहीं। यहाँ 1 प्लस cos थीटा है, थीटा 30 डिग्री, इसको लिख सकते 2 इंटू 15 लिख सकते हैं हम लोग, इसको इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, मैनिपुलेट करके लिखेंगे 1 प्लस cos 2 इंटू 15 डिग्री, जो कितना हो जाएगा 30 डिग्री के बराबर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos का थीटा, यानी हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे 200 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह 15 डिग्री, और इसका वैल्यू आ जाएगा, आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा √400 cos स्क्वायर 15 डिग्री, जिसका वैल्यू क्या होगा 200 का √ क्या होगा 20, और cos स्क्वायर 15 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा cos 15 डिग्री। तो ऐसी वर्मा सर के बुक में आंसर यही किया हुआ 20 cos 15 डिग्री, इतना क्या होगा यूनिट। डायरेक्शन की बात करें तो tan अल्फा निकालना पड़ेगा, तो tan अल्फा लेट कर लेते किसके साथ, वेक्टर ए के साथ, वेक्टर आर अल्फा डिग्री एंगल बनाते, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा b sin थीटा बाई a प्लस b cos
थीटा। ठीक है, तो बी का वैल्यू दिया हुआ 10 साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, यहाँ हो गया 10 प्लस 10 कॉस 30 डिग्री। ये किसके बराबर होगा, तो 10 इंटू 1/2 साइन 30, 10 प्लस 10 कॉस 30 हो गया √3/2। तो 2 से ये कट गया, 2 से ये कट गया। ठीक है, तो tan अल्फा का क्या वैल्यू आ गया यहाँ से, tan अल्फा इक्वल टू 5/5 प्लस 10 प्लस 5√3, 5 से 5 ये कट गया, तो क्या हो गया 1/2 प्लस √3 tan अल्फा। इसको और आगे सॉल्व करें तो क्या होगा, तो निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया tan अल्फा इक्वल टू, ये हो गया 1/2 प्लस √3। अब इसको इसमें कर लें तो 2 माइनस √3 से ऊपर इसे गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 माइनस √3, नीचे हो जाएगा 4 माइनस 3, यानी हो गया 2 माइनस √3/1। तो ये tan अल्फा, यानी tan अल्फा बराबर क्या हो गया 2 माइनस √3। तो ये जो 2 माइनस √3 है वो किसके बराबर होता है, तो tan 15 डिग्री के बराबर। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 15 डिग्री, यानी ये वेक्टर ए, वेक्टर आर, वेक्टर ए से कितना 15 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस से पूछे कितना एंगल बनाएगा, तो वेक्टर आर विल मेक 30 प्लस 15 डिग्री यानी 45 डिग्री, विल मेक 45 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बनाएगा। इसको नोट कर लें, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल करेंगे। हम लोग नेक्स्ट सवाल करेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है, तो दो वेक्टर दिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड बराबर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 5 यूनिट। ठीक है, और इनके बीच का एंगल दिया हुआ 60 डिग्री। तो पहला सवाल पूछता है कि इन दोनों का सम क्या होगा, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ए रिजल्टेंट आर पूछता है हमसे। क्या पूछता है हमसे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का सम पूछता है। चलो ठीक है, तो पहले निकालते हैं हम लोग। वेक्टर बी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, दो वेक्टर का सम रिजल्टेंट वेक्टर होता है, वो किसके बराबर होगा, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी आर मॉड, वेक्टर आर मॉड क्या होता है, तो √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ए का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर होगा 25, बी का वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 गुना 50 cos थीटा यानी cos 60 डिग्री। ये हो गया 50, 25 50 प्लस 50 इंटू cos 60 हाफ के बराबर, तो ये 25 का अंडर रूट, तो टोटल अंडर रूट कितना है 75 का अंडर रूट। इसको लिख सकते हैं 5√3 यूनिट। इसका रिजल्टेंट कितना हो गया 5√3 यूनिट। ठीक है, अब दूसरा सवाल हमसे ये पूछता है कि इन दोनों का डिफरेंस बताओ, a माइनस बी बताओ, है ना। तो a माइनस बी पॉज करके इसे नोट कर ले। अब ये तो a प्लस बी निकल गया, तो a माइनस बी निकालेंगे हम लोग। तो a माइनस बी कैसे निकालेंगे, तो यानी वेक्टर आर जो होगा ये होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बराबर। इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस माइनस और वेक्टर बी, है कि नहीं, गुना करेंगे माइनस हो जाएगा, बी से वापस यही आ जाएगा, यानी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस माइनस और वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए प्लस सम किसका लेना है, तो वेक्टर बी का माइनस वेक्टर। माइनस वेक्टर क्या होता है किसी वेक्टर का, तो जस्ट अपोजिट वेक्टर, यानी कि इधर, यानी कि जस्ट अपोजिट, ये हो गया वेक्टर माइनस वेक्टर बी हो गया। ठीक है, अब पैरेललोग्राम से क्या करना पड़ेगा, तो पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो जस्ट इसके एक पैरेललोग्राम बनाएंगे इन दोनों साइड से, तो ये हो गया मेरा
पैरेललोग्राम बनेगा, है कि नहीं। अब क्या करेंगे, तो इसकी डायगोनल इसको मिला देंगे, जो कि इसका डायगोनल होगा इस पैरेललोग्राम का। यही वेक्टर आर जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बराबर होगा, है ना। इन दोनों को सम क्या होगा, तो वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी जो किसके बराबर होगा, ठीक है। तो वेक्टर आर बराबर क्या होगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा, और एक्चुअली क्या है, दोनों का डिफरेंस के बराबर ही होगा, ठीक है। तो अब इसका जो अच्छा ये एंगल क्या होगा इन दोनों वेक्टर की दिक्कत हुई, ये टोटल 180 60 घटा देंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा, यानी थीटा जो होगा क्या, थीटा जो हो जाएगा 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री के बराबर। वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या अभी फॉर्मूला से क्या जानते हैं हम लोग, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी इंटू कॉस ए और बी के, ए और माइनस बी के वेक्टर के बीच का एंगल 120 हो गया, ठीक है। अब ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड है 5 यानी 25, बी का मैग्नीट्यूड हो गया 25 प्लस 2, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 5, कॉस 120 जो होता है माइनस हाफ के बराबर होता है, तो माइनस हाफ, क्या हो जाएगा 25 25 50, तो कैंसिल हो गया, ये माइनस 25, तो क्या आ गया √25 यानी 5 होगी, है ना। तो इसका प्लस माइनस 5 होगा, लेकिन हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो बच्चों डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है, एक्चुअली ये दोनों वेक्टर का सम ही है। दूसरा वेक्टर क्या है, तो माइनस वेक्टर और बी है, बी का नेगेटिव वेक्टर है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने का तरीका क्या है, तो बस इससे क्या करना है हमें, तो एक पैरेललोग्राम बनाना है और जो डायगोनल होगा वही इसका रिजल्टेंट होगा, तो बस फॉर्मूला लगाना है। जो फॉर्मूला है रिजल्टेंट का क्या, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 120 डिग्री, है कि नहीं। इस तरह से इसका रिजल्टेंट निकल, ठीक है। लो अब नेक्स्ट सवाल करेंगे। अब एक दूसरी तरह का सवाल देखने को क्या मिलेगा, इसमें क्या दिया हुआ है, दो वेक्टर है, वेक्टर ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, फिर बोलता है रिजल्टेंट दिया हुआ है अलग अलग, पहला केस में 1 यूनिट है, दूसरे वाले केस में 5 यूनिट है और तीसरे वाले यूनिट में 7 यूनिट है। तो बोलता है कि अगर रिजल्टेंट इन दोनों का रिजल्टेंट 1 यूनिट होगा तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, ठीक है, θ1 मान लेते हैं। अगर इनका दोनों का रिजल्टेंट 5 यूनिट हो जाता है तो इनके बीच का एंगल बताओ। अगर दोनों का सम देखते हैं, अगर 7 यूनिट हो जाता है तो इस समय फिर से एंगल बताने बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि वेक्टर आर जो होता है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के सम के बराबर होता है, यानी वेक्टर आर क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड तो √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। फर्स्ट केस की बात करते हैं जब रिजल्टेंट 1 यूनिट है, यानी आर का मॉड आर का वैल्यू 1 ही है, तो 1 √a का वैल्यू किया और 3 तो 9 हो जाएगा, b² 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, थीटा लेट कर लेते कि θ1 आएंगे इसके पीछे, यही θ1 हमें निकालने के लिए बोला जाता है, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 16 9 25 प्लस 24 cos θ1, 24 cos θ1 बराबर क्या हो जाएगा, ये आपकी का माइनस हो जाएगा तो -24, तो 24 कैंसिल हो जाएगा, तो cos θ1 बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। तो θ1 का यहाँ से क्या वैल्यू हो जाएगा, किसके लिए θ1 का वैल्यू -1 होगा, तो cos 180 डिग्री, ठीक है, cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होगी, θ1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। पहला केस सॉल्व हो गया। दूसरा केस जब रिजल्टेंट 5 यूनिट हो जाए, है ना, मॉड आर का वैल्यू 5, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा बी केस बी के लिए, तो 5 = √16 9 25 प्लस 24 और मान लेते कि इनके बीच का एंगल θ2 हो जाता है उस समय, तो cos θ2 हो गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते क्या हो जाएगा 25 = 25 प्लस 24 cos θ2। अभी इधर के माइनस होगा, यानी 24 cos θ2 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो 24 0 नहीं होगा तो 0 कौन होगा cos θ2,
क्योंकि ये फिक्स वैल्यू है ना, थीटा 2 में चेंज हो सकता है। तो cos थीटा 2 किसके लिए 0 होगा, कौन से एंगल के लिए cos थीटा 2 0 हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री के लिए 0 होगा, यानी थीटा 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब केस नंबर सी की बात करें हम, अगर सी, इसी में बोलता है कि रिजल्टेंट 7 यूनिट होता है, उस समय थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो लेट कर लेते, थीटा का वैल्यू थीटा 3 है, उस समय मॉड आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी मॉड आर बराबर फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा 3। वैल्यू पुट करते हैं, आर का वैल्यू दिया हो 7 यूनिट, ए का स्क्वायर का 9 प्लस 16 प्लस 24 cos थीटा 3, वैल्यू पुट कर दिया है बस। दोनों तरफ स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 25 प्लस 24 cos थीटा 3। तो 24 cos थीटा 3 कितना हो जाएगा, ये माइनस होगा तो 24 के बराबर हो जाएगा, 24 से 24 कैंसिल हो गया, तो cos थीटा 3 बराबर कितना हो गया 1। तो cos थीटा 3 का क्या वैल्यू होगा, थीटा 3 का क्या वैल्यू होगा, इसके लिए 1 हो जाएगा, तो ये थीटा 3 बराबर हो जाएगा। इस तरह से हमें अगर रिजल्टेंट पता हो और दोनों का मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता हो, तो हम उसके बीच का एंगल, यानी ये एंगल हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, एक सवाल है कि एक स्क्वायर में कैरम बोर्ड है, यानी 4 फीट बाई 4 फीट का एक कैरम बोर्ड दिया गया है, बीच में क्वीन रखा गया है, और यहाँ से स्ट्राइकर, चलने वाला स्ट्राइकर इसको हिट करता है, ऐसा हिट करता है कि ये स्ट्राइक होने के बाद इस वाले कॉर्नर में आगे गिर जाए। ठीक है, तो सवाल हमसे ये पूछता है कि जब हम इसको स्ट्राइक करेंगे तो ये जो क्वीन है वो कहाँ स्ट्राइक करेगा, बी पॉइंट पर, फिर बी से स्ट्राइक होने के बाद रिबाउंड होगा, रिबाउंड होने के बाद इस वाले कॉर्नर में आके क्या होगा, होल में जाके गिर जाएगा। मेरा सवाल क्या है, तो पूछता है कि बताओ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि सेंटर से क्वीन का फ्रंट एज से क्या डिस्प्लेसमेंट है, यानी डिस्प्लेसमेंट ओबी हो गया, तो ओबी का लेंथ पूछता है हमसे, फिर होता है फ्रंट एज से इस कॉर्नर यानी कि होल का बीच का डिस्प्लेसमेंट, यानी बी से डी के बीच का डिस्प्लेसमेंट पूछता है, और एक तीसरा डिस्प्लेसमेंट इस सेंटर से होल का डिस्प्लेसमेंट पूछता है, ये तीनों डिस्प्लेसमेंट पूछता है। तब इसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हमें पता नहीं है, हाँ सेंटर है, यानी AC का जो लंबाई होगा 2 फीट होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि AB का जो दूरी है, A से B का दूरी वो x है, तो BC कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस x फीट, है कि नहीं, ये x फीट मान लेते हैं, तो 2 माइनस x फीट हो जाएगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल इसमें क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा इसके, इस वाले को, इस वाले साइड का, तो ट्रायंगल OAB में, मीन्स ट्रायंगल AOB में, अच्छा ये जो रिवॉल्व होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार। ठीक है, तो ये एंगल बराबर हो जाएगा, ये लाइन, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर आपस में पैरेलल है, तो ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। उसी तरह से ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल होगा, ये सब सारा एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ये x पता चल गया, यहाँ से यहाँ का दूरी कितना होगा, 2 फीट के बराबर होगा, क्योंकि सेंटर पे है, ये 2 फीट हो गया, पूरा लंबाई 4 फीट है, तो ये 2 फीट, ये x फीट है ना, तो tan थीटा क्या होगा इसमें, tan थीटा होगा परपेंडिकुलर यानी x बाई बेस यानी 2। ठीक है, उसी तरह से ट्रायंगल BCD में, ट्रायंगल BCD में tan थीटा क्या होगा, इसमें tan थीटा होगा परपेंडिकुलर यानी 2 माइनस x बाई बेस यानी 4, क्योंकि tan थीटा दोनों बराबर है, थीटा एंगल दोनों बराबर के लिए, और ये आपस में बराबर हो जाएगा, तो x बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस x बाई 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 गुना हो जाएगा, 2x बराबर 2 माइनस x, ये कर जाएगा जुड़ जाएगा, तो 3x बराबर 2, यानी x बराबर क्या होगा 2/3, यानी जो ये डिस्टेंस है वो 2/3 थी। ठीक है, अब हमें बोला जाता है OB का लेंथ निकालो, तो ट्रायंगल OAB में, इन ट्रायंगल OAB राइट एंगल ट्रायंगल है,
इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ओबी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओबी का स्क्वायर जो होगा वो ओए का स्क्वायर प्लस एबी के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ओबी का स्क्वायर निकालना है, ओए का वैल्यू कितना आ गया 4 2 का स्क्वायर 4 और एबी का वैल्यू अभी हमने निकाला था कितना 2/3, तो इस बराबर 2/3 हो गया। तो 2/3 का होल स्क्वायर कितना होगा 4/9, इसको सॉल्व करो 36 और 4 40 40/9 ओबी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ओबी बराबर कितना हो जाएगा, ओबी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 40/9, यानी ओबी बराबर कितना हो जाएगा 2√10/3। तो ये हो गया ओबी का लेंथ। अब हमें पता करना है बीडी। तो इन ट्रायंगल बीसीडी में क्या है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, बीडी का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, बीसी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर। बीडी का स्क्वायर हमें निकालना है, बीडी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, बीसी का वैल्यू कितना दिया हुआ, बीसी ये हो गया 2 - x, यानी 2 - x का वैल्यू हो गया 2/3 और उसका सीडी हो गया 4, तो 4 हो गया 16, जो कि 6 में से 2 गया 4, यानी हो गया 9, 6 में से 2 गया 6, 3 9 6 में से 2 गया 4, तो 4 के 16/9 प्लस 16, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 16 के 44 से 16 प्लस 144/9, ये हो गया बीडी का स्क्वायर। तो बीडी बराबर क्या होगा अंडर रूट ये हो जाएगा 50 और 10 60 160/9, यानी हो जाएगा 4√10/3 फीट। ये हो गया बीडी, बीडी का वैल्यू हो गया, बीडी पता चला गया। अब ओडी निकालना है हमें। ओडी डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, एक परपेंडिकुलर खींचते हैं। तो ये हो गया 2 फीट, ये भी हो गया 2 फीट, तो ये पता चल जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल ये 90 डिग्री है कि नहीं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ, इसका नाम अगर ई लिख दे ओईडी में, है कि नहीं, तो हो जाएगा ओडी का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से ओडी का स्क्वायर क्या होगा, तो ओई का स्क्वायर प्लस डीई का स्क्वायर। ओई कितना हो गया 2 का स्क्वायर, डी हो गया 2 का स्क्वायर, यानी 4 4 8 हो गया ओडी का स्क्वायर। तो ओडी बराबर क्या हो गया अंडर रूट 8, यानी 2√2 फीट। इस तरह से ये वैल्यू पता चल जाता है। ठीक है, तो बच्चों हमने बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व किया। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट वेक्टर का क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं कुछ प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए। बच्चों एक बात कहना चाहूंगा कि मैं काफी हम लोग मेहनत करते हैं, है ना, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेटेड रहे, मोटिवेशन मिले, है ना। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर जो बच्चे नए हैं तो प्लीज पीछे के लेक्चर को जरूर देखिए, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व करें तो समझ में आएगा। तो प्लीज वेक्टर को, जो बच्चे नए हैं वो प्लीज क्या करें, तो मेरे पिछले वाले वेक्टर के लेक्चर को अटेंड करें, उसके बाद इस लेक्चर को देखें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू।